नमस्कार। अब हम जो बात करेंगे वो विक्रय अभिलेख अर्थात सेल डीड। सेल डीड है क्या? आप समझ सकते हो। सेल डीड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अर्थात संपत्ति अधिनियम 1900 कुछ का है, उसकी धारा 54 जो किसी अचल संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण ट्रांसफर करती है नाम के संबंध में और अधिकारों को ट्रांसफर करती है। ठीक है ना? क्या जो किसी व्यक्ति के आज जो अधिकार हैं इस अचल संपत्ति पर, जिसे वे मालिक या स्वामी कहते हैं, वही अधिकार उस दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं। सेल डीड के भी दो भाग होते हैं। ठीक है ना? एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अर्थात इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि कंसीडरेशन अर्थात लेन देन, पैसे का लेन देन, उसका जो मुख्य भाग है वो पैसे का लेन देन वो हुआ होना चाहिए इन दो पार्टियों के पक्ष में, अन्यथा सेल डीड वैलिड नहीं होती, अर्थात उसे कानूनी रूप में मान्यता नहीं मिलती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उसका कानूनी रूप देने के लिए कंसीडरेशन अर्थात कोई धनराशि दी जानी चाहिए खरीदार के द्वारा। ठीक है? जो खरीदने वाला है, जिसकी जमीन जो खरीद रहा है उसे। ठीक है ना? जो स्वामी है उस जमीन का, खरीदार उसे पैसे देगा। और ये कंसीडरेशन नहीं होता है तो ये विक्रय अभिलेख माना नहीं जाता है। ठीक है ना? और ना ही इसकी कानून में कोई वैलिडिटी होती है, मतलब वाध्यता नहीं होती और इसे लागू भी नहीं कराया जा सकता। ठीक है? इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसलिए सबसे पहले बहुत जरूरी ये है कि आप कंसीडरेशन हुआ होना चाहिए। अब इसमें पहला पक्ष खरीदार। ठीक है ना? जो खरीदने वाला है वो मेजर होना चाहिए। ठीक है? और संबंधित सरकारों की जो रजिस्टर्ड फीस जो है, रजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड करने की, सेल डीड को लिखने की, उसके संबंध में जो फीस बनती है उस फीस को देने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद जो बेच रहा है उसे कंसीडरेशन यानी धन मिलना चाहिए, और वो जो बेचने वाला वो भी मेजर होना चाहिए। ये चार चीजें होनी चाहिए। ठीक है? बेचने वाला मेजर, साथ में धन मिलना चाहिए, खरीदने वाला मेजर, अर्थात मेजर से मतलब खरीदने के लिए तैयार, बेचने के लिए तैयार हो और खरीदने वाला भी तैयार हो। ठीक है ना? और दोनों ही मेजर होने चाहिए। ये चार चीज होनी चाहिए। ठीक है ना? इधर बेचने वाला तैयार हो तो मेजर हो, खरीदने वाला तैयार हो तो मेजर हो, बेचने वाला तैयार हो तो वो भी मेजर हो। ठीक है ना? इस तरह ये चारों चीजें होनी चाहिए। और साथ में पांचवी चीज है वो है धन, कंसीडरेशन, वो भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तब भी सेल डीड मानी नहीं जाएगी। अर्थात उसे साथ में रजिस्टर्ड भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है? नहीं, अब सेल डीड है भाई, ठीक है, सेल डीड है, अब आपने करा ली, धन नहीं दिया, तब भी वो विक्रय अभिलेख जो है, कानूनी बाध्यता उसकी कुछ नहीं है। कंसीडरेशन बहुत जरूरी है। ये विक्रय अभिलेख का मुख्य भाग है। उसके बाद उस पर दो गवाहों की भी जरूरत पड़ती है। तीसरा, जिस राज्य में आप संपत्ति है उस राज्य के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय के यहाँ जो सरकार की उचित फीस है वो देना भी बनता है। ये सब देने के बाद, साइन कराने के बाद, ठीक है ना, प्रॉपर जो कोर्ट वहाँ की जो फीस हैं वो देनी पड़ेंगी, तब एक विक्रय अभिलेख बनाया जाता है। ठीक है ना? उन विक्रय अभिलेख बनने के बाद उसके ऊपर दो गवाहों के साइन होंगे, उधर खरीदार के साइन होंगे। ठीक है ना? और
लेने वाले के भी साइन होंगे। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो कि जब विक्रय विलेख तैयार हो जाएगा तो उसे सरकार कोर्ट फीस देगी, कोर्ट फीस ले लेगी तो उसके बाद उसे रजिस्टर्ड कराएगी, रजिस्टर्ड की भी फीस होती है। ठीक है ना, जब वो रजिस्टर सही ढंग से हो जाता है और रजिस्टर होने के बाद आप जो खरीदार है, जो मकान मालिक या जो बेचने वाला है, उसके अधिकार खरीदार की तरफ हस्तांतरण कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, और वो उसके बाद जिस संपत्ति या अचल संपत्ति का वो एंजॉय कर रहा था, अब खरीदार उस संपत्ति का उसी ढंग से एंजॉय कर सकता है जैसे उस विक्रय अभिलेख के अंदर लिखा था, और जो शर्तें उसमें थी वो शर्तें इसमें आ जाएंगी। ठीक है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर्ड अधिनियम के तहत अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को आप इंजॉय नहीं कर सकते। कब्ज़ा ले सकते हो लेकिन कब्ज़े से आप मालिक नहीं बनते हो, केवल कब्ज़ाधारी बनते हो। इसीलिए किसी भी विक्रय अभिलेख को जब भी आप अचल संपत्ति को खरीदें तो आप विक्रय अभिलेख को खरीदते समय रजिस्टर्ड जरूर कराएं, और रजिस्टर्ड नहीं कराने की स्थिति में उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, और कब्जाधारी तो बन जाओगे लेकिन आप मालिक नहीं बन सकते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी डीड जब भी बने तो उसे रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।